अमेरिका ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को लेकर बात कही है। ये इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है जब चाइना के द्वारा वन पार्टी कांग्रेस, जो कि 5 साल में एक बार होती है, वो संपन्न हुई है। इस कांग्रेस पर विश्व के सभी देशों का ध्यान होता है, क्योंकि इस कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट के द्वारा भाषण दिया गया है, उसमें चाइना की क्या पॉलिसी रहेगी उस पर बात की जाती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि चाइना एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इसी संदर्भ में जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कही, तो उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन को स्पेसिफिकली उसमें उल्लेख किया है। इसका कारण यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वो चीन के उभरते हुए दबदबे को रोकना चाहते हैं, और यहाँ पर भारत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका भारत को चीन के काउंटर के रूप में देखता है। यानी कि हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत के लिए इस एरिया का क्या महत्व है, भारत के कौन से हित जुड़े हुए हैं, और भारत कौन सी पॉलिसी को लेकर इस क्षेत्र के बारे में बात करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल के बेस पर यह वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में काफी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम टू टाइम यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की एक बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को यानी कि फ्राइडे इसी दिन देखिए आया है, यानी कि यूएस टारगेट चाइना इन इंडो पैसिफिक। यहाँ पे देखिए जो अमेरिका है उसने ये कहा है हम एक फ्री और फेयर जो इंडो पैसिफिक रीजन है वैसा चाहते हैं, जहाँ पे जो राष्ट्र है वो एक्चुअली अपनी चॉइसेस को लेकर थोड़ा फ्री महसूस करे और इंटरनेशनल लॉ को लेकर हर कोई जो है ऑब्लिगेट फील करे। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पीसफुल और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक है, इसको लेकर जो चाइना की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं वो एक नए थ्रेट के रूप में सामने आ रही है। मतलब सीधे सीधे उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी उसमें उन्होंने चाइना का नाम लेकर एक नए थ्रेट जैसे वर्ड को यूज किया है। यहाँ पे उन्होंने इंडिया के बारे में बात कही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है दैट इज इंडिया, उनके साथ मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में बायलैटरल और मल्टीलैटरल तरीकों से हम जो है भारत के साथ साझेदारी करेंगे, और बेसिकली जो हमारा ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक का विजन है वो भारत के विजन के साथ एकदम अलाइन होता है। इसके अलावा जो यूएस के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस थे, उनके जो लंबे समय के साझेदार देश हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं जो कि इस एरिया में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड, वो एक्चुअली कंटिन्यू रहेगा उनका एक प्रिविलेज स्टेटस यूएस की भागीदारी के साथ, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में इन सारी कंट्रीज की अपनी एक जियो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने जो एक अलायंस था आकुस AUKUS यानी कि मिलिट्री अलायंस है, किस किस के बीच में, यूएस के बीच में, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और साथ में दूसरी ग्रुपिंग का उन्होंने जिक्र किया है क्वाड, जिसमें कौन है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। इन दो ग्रुपिंग के अलावा उन्होंने बाकी कुछ ग्रुपिंग्स को भी मेंशन किया है, बट आकुस और क्वाड को लेकर उन्होंने बताया है कि हम आने वाले भविष्य में काफी एक्टिव होकर काम करने की दिशा में देख रहे हैं, और जिसमें से क्वाड में तो भारत एक मेंबर स्टेट के रूप में है भी। तो यहाँ पर आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये हालिया कुछ जो है सालों में ज्यादा इंपॉर्टेंस पा गया है। रीजन क्या है, यहाँ से देखिए बहुत जरूरी जो सी रूट है वो है, बहुत सारा जो विश्व का ट्रेड है वो यहाँ से होता है। इसके अलावा ये जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है ये 60% जो आबादी है विश्व की उसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आता भी है और यहाँ से जाता भी है, यानी कि एफडीआई के लिए सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी है।
जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विश्व की बड़े बड़े डेमोक्रेसी स्टेट हैं, वो एक्चुअली इस रीजन में जो है मिलते हैं। और उसमें से बहुत सारे जो है अमेरिका के साझेदार देश हैं। और क्योंकि चाइना धीरे धीरे अपनी एग्रेसिव पॉलिसी के तहत इस एरिया में अपना एक दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएस और उसके साझेदारी देशों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है चाइना को काउंटर करने की। और आज के टाइम में जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर होनी चाहिए। जैसे यहीं से पता चल जाता है कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ऑकुस की देखिए बात की गई अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, और ऑकुस पर देखिए यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था। राइट है, तो इस तरह चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। अब मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ इंडो पैसिफिक, तो कम से कम मैप में एक बार थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत कहता है कि ये जो अफ्रीका के तट है, इसमें जो पूरा का पूरा हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पैसिफिक पूरा ओशियन पड़ता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिकन तटों के पास, तो अफ्रीका की कोस्टल लाइन से लेकर यहाँ तक ये कोस्टल लाइन तक का ये जो पूरा एरिया है, इसको मोटे तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, इंडो यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है, पैसिफिक यानी कि जो प्रशांत महासागर है, उनके सम्मिलन को एक्चुअली ये वर्ड जो है दिखाता है। और इस बीच में जो जो कंट्रीज पड़ते हैं वो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, अक्टूबर 20 2022 को ये देखिए आर्टिकल आया था, और ये जियो पॉलिटिक्स पर एक ब्लॉग जो है लिखा गया था, जिसमें बताया गया था डिप्लोमेसी इंडो पैसिफिक राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म। अब ये जो मिनीलेटरलिज्म वर्ड है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पहले क्या पढ़ते थे, दुनिया कैसी है, दुनिया एक्चुअली सिंगुलर बेसिकली लीडरशिप के तहत, यानी कि यूएस की हेजेमनी थी, बाकी कंट्रीज उसके नीचे थे। धीरे धीरे हमने बात करनी शुरू की कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें बनाना है, यानी कि शक्ति का जो केंद्र है वो कोई एक कंट्री ना हो। इसके लिए हमने मल्टीलेटरल ग्रुप्स की बात की। मल्टीलेटरल ग्रुप्स का मतलब क्या होता था, जहाँ पे दो से अधिक कंट्रीज मिलकर एक ग्रुपिंग बनाए जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में, तो मल्टीलेटरलिज्म होता था। लेकिन अब एक नया वर्ड आया, दैट इज मिनीलेटरलिज्म। ये क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन इस पे बन सकता है, राइट, क्योंकि ये न्यूज में है। तो देखिए क्या है, अगर हम जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें, तो बेसिकली हम काफी ड्रास्टिक ट्रांजिशन को देखिए विटनेस कर रहे हैं। वो ड्रास्टिक ट्रांजिशन क्या है, वो ये है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो बेसिकली उभर कर सामने आ रहे हैं, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है मिनीलेटरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 देशों की ग्रुपिंग आपको क्वाड देखने को मिल रही है, एक आपको आकुश देखने को मिल रहा है, एक इंडिया ने बाकी 2 कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया, यानी कि ओवरलैप करते हुए बहुत सारे ग्रुप्स आपको एक रीजन में देखने को जब मिले, तो इसको ही एक नया वर्ड मिनीलेटरलिज्म दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बेसिकली रीजनल चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए और सबके अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए जो नेशंस है वो अलग अलग दूसरे नेशंस के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ग्रुप है, जापान के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, इसी तरह इंडिया का जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो 2 अगर नेशन आपस में ग्रुपिंग कर रहे तो बाइलेटरलिज्म हो गया, 2 से ज्यादा है तो मल्टीलेटरलिज्म होता है, जब एक ही रीजन में छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखाई देने लगे जिनकी मेंबरशिप आपस में ओवरलैप भी करती हो, दैट इज मिनीलेटरलिज्म इन जियोपॉलिटिक्स, राइट। तो ये एक आर्टिकल था। इसके बाद देखिए ये एक अक्टूबर की न्यूज आई थी कि जो राजनाथ सिंह थे उन्होंने दरअसल एक कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए कहा था कि जो इंडिया है वो एक ओपन रूल बेस्ड और मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है इंडो पैसिफिक में इसकी बात करता है। तो जो अमेरिका ने कहा था ना कि हम एक फ्री फेयर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की कल्पना करते हैं और ये कल्पना हमारी इंडिया के साथ अलाइन होती है, ये उन्होंने ठीक कहा था, क्योंकि इंडिया भी ऐसा ही चाहता है कि किसी एक का प्रभुत्व ना हो, हर लोगों की अपनी सॉवरेनिटी हो, हर किसी के पास चॉइस लेने के रास्ते हो और जो है नेविगेशन की स्वतंत्रता हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो बेसिकली बैठक हुई थी ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी पीटी के लिहाज से भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर देखिए यूएस जो है फोकस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है सिक्योरिटी
सिक्योरिटी टाइज अप्स ऑन इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो यूएस के ही जो है आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि हम जो है इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सिक्योरिटी टाइज को और ज्यादा एक्सपेंड करने पर और ज्यादा मजबूत करने पर जो है ध्यान दे रहे हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत उनकी इस इंडो पैसिफिक रीजन वाली पॉलिसी में एक सेंटर पार्ट बनकर आता है। नाउ कम टू द अपने भारत देश में क्या कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी पीआईबी पर एक प्रेस रिलीज जाहिर की गई थी, जहां पर बेसिकली ये बताया गया था कि जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर क्या कुछ कहा है जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक को संबोधित कर रहे थे। तो कौन सी वो बैठक थी, तो देखिए अभी दरअसल हाल ही में एक आपकी हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग ये दरअसल हुई थी, और भारत इस बार भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में जो है इसकी क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। 18वीं ये ऐसी बैठक हो रही है और भारतीय तटरक्षक बलों ने 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक इसकी जो है आप कह सकते हैं लीडरशिप दी है। और जो HSCGM सचिवालय है उसके साथ समन्वय में हमने ये काम किया है। फुल फॉर्म क्या है, हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, यानी कि यहाँ पे जितने भी कोस्ट गार्ड है, ठीक है, जो तटों की रक्षा करने वाले बल हैं, उनकी जो एजेंसीज हैं वो आपस में बैठकर जो है बात करती है। तो देखिए इसमें 18 देश और 2 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के टोटल 55 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, और ये जो 2 अंतरराष्ट्रीय संगठन है इनके नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला था एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना शेयरिंग सेंटर, और दूसरा था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम। ये बैठक में भाग ले रहे हैं, यानी कि टोटल जो है हमारे कितने प्रतिनिधि थे, 55 प्रतिनिधि थे। 2 संगठन थे, 2 संगठन में एक कौन सा था, एक बेसिकली तस्करी को लेकर था, ड्रग्स वगैरह की जो तस्करी होती है, और दूसरा किसको था, समुद्र में जो डकैती होती है इसको लेकर था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने क्या कहा कि भारत जो है एक खुली, मुक्त और नियम आधारित समुद्री सीमाओं के लिए अपने संकल्प की पुष्टि करता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो सामुद्रिक संसाधन है वो दरअसल एक वैश्विक विरासत है, या आप कह सकते हैं साझा संसाधन है, और बेसिकली साझा संपत्ति के तौर पर इनका उपयोग किया जाना चाहिए, और ये काफी टिकाऊ तरीके से होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि समुद्री संसाधनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं अपने आर्थिक विकास के लिए वो अनसस्टेनेबल हो जाए, क्योंकि हमें इकोसिस्टम का भी ध्यान रखना है, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य और समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था का जो साझा दृष्टिकोण है उसको लेकर भारत चलता है, और भारतीय दृष्टिकोण इसी का जो है अनुपूरक है। उन्होंने ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था पर भारत का फोकस है, इस बात को लेकर भी कहा, और उन्होंने कहा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधन का सतत उपयोग और इस परितंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने की जो है वकालत की है। यानी कि हमें रिसोर्सेज का यूज तो करना है, जॉब क्रिएशन करनी है, अर्थव्यवस्था में जो है काम करना है, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। और एशिया में जहाजों के खिलाफ जो समुद्री डकैती होती है इसका मुकाबला करने के लिए जो अलग अलग रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इन सब की भी जो है भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से वकालत की गई है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे समुद्री प्रदूषण में वृद्धि हो रही है या फिर तेल रिसाव जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, अवैध अनरिपोर्टेड और जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है जिसकी वजह से जो मछलियां हैं उनकी जो है आप कह सकते हैं उनमें जो है कमी देखने को हमें मिल रही है। ये जो सारे खतरे आज समुद्र फेस कर रहा है, अगर आप उन सिक्योरिटी वाइज खतरों को हटा दो, अगर चाइना को एक साइड रख दो, तो पॉल्यूशन, ठीक है, ऑयल स्पिल्स और अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और चौथा मुद्दा है तस्करी, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स वगैरह के अलावा मानवों की तस्करी भी दरअसल सी रूट से होती है और उनको बेसिकली रेगुलेट करने की जरूरत है। और ये सारी बातें उन्होंने कहाँ बोली, ये सारी बातें उन्होंने एक मीटिंग में बोली जो कि हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग की बेसिकली मीटिंग थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, मोटो और मेंबर कंट्रीज वगैरह के बारे में बताया हुआ है।
तो चलिए अब थोड़ा सा इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की ये बैठक थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी, ठीक है। और ये एशियाई क्षेत्र की सभी प्रमुख जो तटरक्षक एजेंसियां हैं उनको सुविधा प्रदान करता है। भाई देखिए, सारी की सारी एजेंसियां जो तट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करेंगी, तभी तो कुछ फल निकलेगा। अपना सिलोज में अगर आप काम करते रहेंगे तो चीजें तो नहीं हो पाएंगी। तो ये एक मंच प्रदान करता है। कौन कौन इसके मेंबर कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन भी है, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम और हांगकांग सहित 23 देशों का क्या है, एक बहुपक्षीय मंच है। इस बार इसकी जो मेजबानी की है वो भारतीय तटरक्षक बल ने इसके सचिवालय के साथ मिलकर की 18वीं मीटिंग थी, ठीक है। तो ये एक मैप ऑफ इंडो पैसिफिक आप देख सकते हैं जिसमें उन सारी कंट्रीज के नाम आपको देख जाएंगे जो इस एरिया में कहीं ना कहीं पड़ते हैं, और इसी में से काफी सारी कंट्रीज जो है उस मीटिंग की जो है मेंबर कंट्रीज भी हैं। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आती है मेन मुद्दे की बात, हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। हालांकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखते हैं। देखिए, एक हालिया अवधारणा है, लगभग एक दशक पहले से ये ज्यादा आप कह सकते हैं चर्चा में रहा है। प्रशांत और हिंद महासागरों के संगम को ये संदर्भित करता है। दक्षिण पूर्व एशिया में ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया, टर्म कहाँ से आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। तो एक जर्मन भू राजनीतिक थे जिनका नाम था कार्ल होशोफर। इन्होंने सबसे पहले 1920 में बेसिकली अपनी जो एक बहुत सारे लेख थे उसमें इस चीज का जो है यूज किया था। वो सारे लेख उन्होंने भूगोल और भू राजनीति के लिए इंडो पैसिफिक शब्द जो है लिखा था। लेख क्या क्या थे? प्रशांत महासागर की भू राजनीति 1924 में लिखा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स 1928 में लिखा, जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैन आइडिया 1931 में लिखा, जर्मन कल्चरल पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक स्पेस 1939 में उन्होंने लिखा था। इस सारे लेखों में, इन सारे आर्टिकल्स में उन्होंने इंडो पैसिफिक वर्ड को यूज किया था। अब आपने इन सारे लेखों का नाम याद नहीं करना है, किसी एक का याद कर सकते हैं। पर्सन का नाम याद रहेगा तो मेंस में अगर लिखेंगे तो प्रभावी असर उसका जो है एग्जामिनर पर पड़ेगा। तो दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन। और भारत कहता भी है कि अफ्रीकी तटों से लेकर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो एक एरिया बैठता है ये इंडो पैसिफिक का एरिया बैठता है, और भारत इसको भौगोलिक सीमाओं के रूप में मानता है, और बाकी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इससे क्या है, एग्री करते हैं। इसका महत्व क्या है, क्यों ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट है? तो चाइना का तो दबाव बढ़ रहा है, समझ में आता है, उसको काउंटर करना है, लेकिन इससे हटके भी बहुत सारी चीजें हैं। मेंस में किसी एक डायमेंशन पे तो लिखना नहीं है, ज्यादा डायमेंशंस पे लिखना है, तो उसी पर बात करते हैं। तो देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। 4 महाद्वीप आते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 60% आबादी और विश्व आर्थिक उत्पादन का लगभग 2/3 भाग इसको एक विश्व में केंद्र के रूप में साबित करता है, ठीक है। ये समुद्री मार्ग देता है और दुनिया का अधिकांश व्यापार जो है इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। बहुत बड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित है, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी की पूरी ट्रेड की आपको इनसे रिलेट करती है। अब देखिए, भारत और जो भारतीय और प्रशांत महासागर है उसमें बहुत सारे समुद्री संसाधन है, उनके विशाल भंडार है। जैसे यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है, बहुत सारी मेटल्स, बहुत सारी धातुएं बेसिकली ग्रुप्स में जो है इस तरह से सागर के तटों पे जो है मिलती है। इनको अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, इनमें से बहुत महत्वपूर्ण धातुओं को, मेटल्स को जो है आप कह सकते हैं निकाला जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, अपतटीय हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन हाइड्रेट्स हो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, समुद्री खनिज हो, या पृथ्वी की जो दुर्लभ धातुएं वो सब हो, ये सब हमें सागरों से मिलता है। अगर हर इन जो देश है उसका जो इकोनॉमिकली बेसिकली जोन होता है, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हैं EEZ होता है मोर स्पेसिफिकली, तो ये अगर सबका बेसिकली दूसरे कंट्री की इंटरफेरेंस से स्वतंत्र रहेगा, तो जिसके आर्थिक जोन में जितने संसाधन आते हैं वो उसका बहुत बेटर तरीके से यूज कर पाएगा। और ये हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली साउथ चाइना में। साउथ चाइना में जो जैसे जो कंट्रीज हैं उनके EEZ पर
चाइना अपना प्रभुत्व दिखाता है क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज बहुत हैं, तो इसीलिए भारत कहता है कि सबके बॉर्डर्स की जो है हमने रिस्पेक्ट करनी है और बेसिकली ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की भारत जो है वकालत करता है। तो ये एरिया ना सिर्फ आबादी के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिनमें से बहुत रेयर मेटल्स जो है वो यहाँ पर मिलती है, इसीलिए भी ये जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, यूएस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो इस एरिया में पड़ती है, जहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अगर एक जगह मिल जाए तो वो वाला क्षेत्र अखाड़ा बनना तो लाजमी है। तो व्हाट इज इंडो पैसिफिक, ये आपको समझ में आ गया। अब भारत के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक का जो विस्तृत भाग है उसको जो है भारत बेसिकली इंडो पैसिफिक के रूप में मानता है। और देखिए भौगोलिक आयाम में मैंने बताया अफ्रीका के तट से लेकर अमेरिका के तट तक क्या भारत कहता है, स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र हम रखेंगे, ये हमारा विजन है। इसी के लिए भारत ने एक सागर सिद्धांत भी दिया था और ये 2018 में सिंगापुर में प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा दिया गया था। ये सागर सिद्धांत क्या है, इसका फुल फॉर्म समझिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए विकास इस क्षेत्र में सागर इनिशिएटिव का भारत समर्थन करता है। जब कभी भी मीन्स में लिखें तो इस सागर इनिशिएटिव के बारे में जरूर लिखें, क्योंकि भारत का कहना है कि क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, एंड टू एंड सप्लाई चेन्स हैं, कि ये सबके लिए जरूरी है। इसके अलावा भारत कहता है कि नियमों का पालन होना चाहिए, इंटरनेशनल जो नियम है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नेविगेशन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ओपन कनेक्शन हो और देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का क्या है, सम्मान हो। और भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी अपने आप को देखता है और वो बेसिकली ये कहता है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता की मांग क्या है, मजबूत हो। हम एक्टिवली एक रोल प्ले यहाँ पर जो है करना चाहते हैं। इसके लिए भारत ने बहुत सारे प्रशिक्षण, बहुत सारे ट्रेनिंग के माध्यम से जो इस क्षेत्र में अलग अलग देश हैं उनके साथ भागीदारी भी की है। 2019 में देखिए भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन भी किया था। अलग अलग कंट्रीज के साथ हम काफी सारे इनिशिएटिव्स में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड के टाइम पे भी हमने देखिए रैपिड रिस्पॉन्स मेडिकल टीम्स हो, खाद्यान्न हो या कोविड की सामग्री हो, इस सब के माध्यम से जो है इस क्षेत्र के बहुत सारे देशों को सहयोग किया था। और इसलिए इस रीजन में बहुत सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि भारत चाइना के प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को स्थापित करे और एक पावर बैलेंस जो है यहाँ पर मेंटेन रहे। तो ऐसा है कि काफी कंट्रीज ऐसा चाहते भी है। भारत के कई महत्वपूर्ण साझेदार है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया, वो सब कहते हैं कि जो दक्षिणी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति है, वो मूल रूप से जो है चीन का मुकाबला करने के लिए हो। लेकिन भारत का कहना यह है कि क्यों एक स्पेसिफिकली हम चीन को टारगेट करें, चीन के साथ मिलकर भी तो हम काम कर सकते हैं। मतलब भारत का कहना यह है कि हर एक के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए, ये रिएक्शन एंटी रिएक्शन वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। तो भारत क्या चाहता है, भारत से इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन चाहता है कि हर किसी के पास विकल्प उपलब्ध हो, कोई किसी के क्षेत्र में दखल अंदाजी ना करे। राइट तो यहाँ तक जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और जितने भी इस रीजन से रिलेटेड चाइना से हटके भी मुद्दे थे वो सब हमने कवर किए हैं। एक आंसर में सभी तरह के डायमेंशंस आप कवर करते हैं तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।